Well, welcome once again in our 7th class video lecture. Today I am going to take Political Science chapter number 1, Why Democracy? Democracy Historical Development and Key Features. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. Democracy and its emergence in modern society. What is democracy? डेमोक्रेसी की ज़रूरत इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इससे पहले जानने के लिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती क्या है. इन अ सिंपल वर्ड वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इन विच डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड. द पीपल आर ऑल सुप्रीम एंड सोविजन एंड नोबडी इज अबव देम. कह रहे हैं सिंपल वर्ड में कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, उस पर गवर्न करने वाले लोगों के ऊपर. जैसे कि लोग पीपल्स सुप्रीम पावर है उनके पास में, और वो सोविजन है यानी अपना डिसीजन ले सकते हैं. नोबडी इज अबव देम, उनके ऊपर कोई नहीं. थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्शन दे कैन चेंज एनी गवर्नमेंट एनी दे लाइक. इलेक्शन के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट को वो हरा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. Abraham Lincoln, American president, has given the best definition of democracy. Democracy की अब्राहम लिंकन ने definition दी है. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Democracy एक गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा. Democracy word comes from two Greek words which together means people rule. A democracy is a system of government that involves all citizens in sharing powers. डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है पीपल का रूल्स. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स ऑल द सिटीजन इन शेयरिंग पावर. डेमोक्रेसी सभी सिटीजन्स को इन्वॉल्व करता है और पावर शेयरिंग करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की फीचर्स इन द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़. मॉडर्न सोसाइटी में डेमोक्रेसी के क्या की फीचर्स हैं, इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. The emergence of modern democracy is linked with Europe. जो डेमोक्रेसी हमारी डेवलप हुई है वो उसका लिंक कहाँ से मिलता है, यूरोप से. The glorious revolution of the 17th century in England and the French revolution of 18th century. तो एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में और 18th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर. इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ था, ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 laid the foundation of first democratic principle of rule of law. पहला ग्लोरियल रिवोल्यूशन हुआ था 1688 में जिसने रूल्स ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया था. अर्लियर इट वाज बिलीव दैट द किंग विशेस वर द लॉ. पहले ये बिलीव करते थे लोग, विश्वास करते थे कि किंग ने जो इच्छा कर दी वही कानून है. पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड बाय द डिस्ट्रॉइंग देयर किंग जेम्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड. लोग विरोध करने लगे प्रिंसिपल्स का, ऐसे प्रिंसिपल का जिसमें राजा का भी विरोध किया गया. 1688 by passing the Bills of Rights they established the idea that the country should be ruled by the laws passed by the people or the parliament and not by the whim of an individuals. 1688 में एक बिल पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो लॉ लोग पास करेंगे उसी से ही, या फिर पार्लियामेंट जो पास करेगी उसी से ही पूरा गवर्नमेंट चलेगी. नेक्स्ट इंसिडेंट है फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था 1815 तक. once again by executing their kings, Louis XVI emphasized that the country should be ruled by laws passed by the people. लुइस 16 जो राजा फ्रांस का था उसे फोर्स किया गया कि जो लॉ बनाया जाएगा लोगों के द्वारा उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसे शासन करना पड़ेगा. Thus the rules of law was the first important steps towards the establishment of democracy. ये पहला स्टेप था जिसमें लोगों ने अपने लिए रूल्स बनाए. The Great Revolution also gave birth to another great ideas which further strengthened and the roots of democracy. It was the idea of accountability and responsibility. Great Revolutions ने नए नए आइडियाज़ को जन्म दिया जिससे उसकी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और रूट पता चलता है. एक आइडिया जो है अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी. which means that the government must be responsible to the people who had the right to vote and who were known as
इलेक्टोरेट। ये कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए जो कि उसे चुना जाता है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये ग्रीक सिटी से एथेंस में डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ पर मेल सिटीजन्स ऑफ एथेंस गैदर टुगेदर अबाउट 40 टाइम्स अ ईयर। साल में 40 से ज़्यादा टाइम ये लोग इकट्ठा होते थे। दिस वॉज द पीपल असेंबली, दिस वॉज द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये पीपल असेंबली है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो धीरे धीरे बढ़ा है। फर्स्ट स्टेप ये है कि रूल्स ऑफ लॉ, सेकंड स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज ऑफ एडल्फ फ्रांसिस, फोर्थ स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एक्सटेंडेड टू इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये इसके स्टेप्स इसे आप याद करना है। नेक्स्ट है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी धीरे ये इम्पार्शियल थी या इम्प्रैक्टिकल है आज के टाइम में अगर हम देखें तो। और आज क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए अच्छा लॉज बनाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम में डिफरेंट पावर्स हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसे दूसरे रूप में मिलिट्री डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हिटलर। इन सच अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डिनरी सिटीजन हैव नो से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस टाइप की गवर्नमेंट में पीपल्स का कोई रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। उन्हें जो भी एक पर्सन या जो भी ग्रुप है उनको ऑर्डर देता है उसे फॉलो करना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा मोनार्ची। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्रिविलेंट in some countries of the world is called monarchy. It could be constitutional monarchy or absolute monarchy. ये constitutional monarchy भी हो सकती है और absolute monarchy भी हो सकती है। In a constitutional monarchy, the powers the monarchs are defined by the constitution. constitutional monarchy में जो powers होती हैं वो constitution में बताई जाती हैं कि राजा के पास क्या क्या power है। Absolute monarchy is the hereditary steps government were ruling family. एब्सोल्यूट मोनार्ची में ये बताया गया है कि इसमें जनरेशन टू जनरेशन राजा बनते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बनता है और वो कंट्रोल करता है उसकी जनता को। थियोरोक्रेसी एक रिलीजियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है विच रिलीजियस लीडर होल्ड पावर, जिसके अंदर रिलीजियस लीडर पावर को होल्ड करते हैं। मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजियस मेक अप पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी रिलीजियस होती हैं उसके मेंबर्स मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट काम करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है यानी नाम मात्र का होता है और रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द बोथ द नॉमिनल एंड द रियल हेड। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ में गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल भी होता है और रियल भी होता है उसके पास, और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। सेकेंड स्टेप, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं। थर्ड पॉइंट, executive or the council of minister is a part of a legislature or parliament as well. All of them are also the member of the parliament. executive of council of ministers क्या है, legislature और parliament के members हैं। president's form of government में the executive is not a part of the legislature. executive legislature के part नहीं है। the president and his secretaries are not the member of legislature or the congress. president और इसके secretary लेजिस्लेचर और कांग्रेस के मेंबर्स नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा जो पार्टी होती है उसका लीडर होता है और ये है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है।
As two separate elections are held for electing the president and to elect the members of Congress, so the president may not belong to the party that get majority in the Congress. यहाँ पर दो सेपरेट इलेक्शंस होते हैं, एक इलेक्शन से प्रेसिडेंट को चुना जाता है, दूसरा इलेक्शन से उसके मेंबर्स को चुना जाता है, इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है. My fifth point in a parliamentary form of government is the parliament has full control over the government and if the prime minister loses majorities government has to resign. पार्लियामेंट में फुल कंट्रोल होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर का अगर मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर कम होती है तो उसे रिज़ाइन देना पड़ता है. एज इन यूएसए द कांग्रेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट. जैसा कि यूएसए में है, कांग्रेस का कंट्रोल नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर. एज सच ही कैन नॉट बी इजीली रिमूव ड्यूरिंग हिज टेन्योर. इसी वजह से उसे अपने 5 साल पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता और उससे पहले कभी भी रिमूव नहीं कर सकते. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कांग्रेशनल सिस्टम. इसे कांग्रेशनल सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसा भी हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिटरी एंड फेडरल. ये यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या है, लेट्स गो टू स्टडी. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट. सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है स्टेट से. द सेंटर इज गिवन मोर पावर देन स्टेट. सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट के कंपेरेटिव. सेंट्रल हैज़ मोर फाइनेंशियल कंट्रोल देन द स्टेट. सेंट्रल के पास में ज़्यादा पैसे की कंट्रोल होता है स्टेट के कंपेरेटिव में. ऑल दिस गिव्स ग्रेटर वेटेज टू द सेंटर. इस वजह से ज़्यादा महत्व किसे देते हैं, सेंटर को. देयर आर सर्टेन इमरजेंसी प्रोविजंस इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट. यहाँ पर बहुत सारी इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज़ कर सकती है स्टेट के ऊपर. द सेंटर इज गिवन एन एज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट और कॉमन लिस्ट. सेंटर को थोड़ा सा प्रिविलेज दिया गया है इसमें. उसके सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, उन सब्जेक्ट्स पे वो लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, उस पर कानून बना सकता है. इवन रेजिडरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर और नॉट विद द स्टेट. यहाँ पर कह रहे हैं कि रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास में है, ना कि स्टेट के पास. और नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर. ये कह रहे हैं कि पावर का डिवीजन किया जाता है बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड रिटन. इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और रिटन होता है. रिजिड मतलब कठोर और लिखा हुआ. देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू डिसाइड द केस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि सेंटर और स्टेट के केसेस को हैंडल करती है. एज इन यूएसए द रेजिडरी पावर्स बिलोंग टू द सेंटर रदर देन टू द स्टेट. ये करें यूएसए में रेजिडरी पावर्स होती हैं जो कि सेंटर के रिलेटेड की जाती हैं, स्टेट से नहीं. माय नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. की फीचर सिग्निफिकेंट, इसे 2 तरीके से कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट और फीचर दोनों एक जैसे होते हैं. एलिमेंट दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके कारण से आज के जो वर्ल्ड है, संसार है, उसमें ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है. फर्स्ट फीचर है फॉर्मल इक्वलिटी. इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन irrespective of their caste, creed, color of or faith are equal. All public offices are open for all. ये कह रहे हैं कि सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो बराबर है. Prefer to a dictatorial government where all powers are in the hands of the ruling class and people have to bear the pangs of discrimination at every step. जैसे डिक्टोरियल गवर्नमेंट में कह रहे हैं कि सारी पावर्स किसके पास में होती है, रूलिंग पर्सन्स के पास में या एक क्लास के पास में, और सभी लोगों को उस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, यानी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन fearlessly, while in a dictatorial government people are not free. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या फ्रीडम है लोगों को अपनी बात कहने का, और डिक्टेरियल में ऐसी आज़ादी नहीं होती.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. इट इज अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन इज नॉट रन अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ द रूलर. इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार ही गवर्नमेंट रन नहीं करती है. देयर इज़ अ डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. उसके अंदर एक डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू डिसीजन लिया जाता है. पीपल आर elected their representative who form the legislature or parliament which passes various laws according to which the country is governed. अब कहना है कि इलेक्शन के बाद में जो पीपल्स को चुना जाता है वो लेजिस्लेचर में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और सबके लिए लॉज बनाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन कैन स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट. कोई भी सिटीजन कैंडिडेट बन के खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के अंदर. ही कैन बिकम अ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर. वो एक मिनिस्टर भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप में नहीं होता है. एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. इन अ डेमोक्रेसी नथिंग इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल. डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती है. पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्सप्रेस देयर डिफरेंस फ्रीली. लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव अपनी जो बातें हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीली अपने डिफरेंसेस बता सकते हैं. देयर आर अपोजिशन पार्टीज इन द लेजिस्लेचर विच अपोज और एक्सपोज द गवर्नमेंट एवरी पॉइंट. एक अपोजिशन पार्टी होती है जो गवर्नमेंट के जो भी गलतियां हैं उसको बात बात में बताती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी. इट इज़ ओनली इन अ डेमोक्रेसी दैट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर विच द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज लेड डाउन देयर लाइव्स कैन बी इंश्योर्ड. ये कह रहे हैं कि हमारे इस डेमोक्रेसी में ही लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी मिलती है. इस वजह से रिवोल्यूशंस के कारण से लोगों ने इसे जीता है. इन अ डेमोक्रेसी नॉट ओनली पॉलिटिकल लिबर्टी इज इंश्योर्ड बट ऑल एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर इकोनॉमिक लिबर्टी एज वेल एज दैट नो बॉडी रिमेन्स पुअर एंड फील दैट पैंग्स ऑफ हंगर. कह रहे डेमोक्रेसी में सबको बराबर रखने की कोशिश की जाती है, इकोनॉमिकली लिबर्टी मिलती है जिसकी वजह से कोई भी गरीब नहीं रहे और कोई भूखा ना सोए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायत. डेमोक्रेसी थ्राइव्स इन इंडिया टुडे लार्जली बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज एक्सिस्ट इन सम फॉर्म एट द मैक्रो लेवल इवन ड्यूरिंग द लॉन्ग feudal era. Village council पंचायत consist of village elders played a key role in this long survival of grassroots democracy. ये कह रहे हैं कि आज के समय में पंचायत जो है ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को लेके आई है और ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर रही है. जिससे कि ये इसमें ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके कारण से इसमें रेगुलर इलेक्शंस होते हैं 5 इयर्स के बाद में. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जिसमें मिनिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स भी है, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं. ये सब मिल करके पंचायत बनाते हैं और हर इलेक्शंस में ये रेशो है. इस वजह से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, सबको बराबर रखती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू हैव लाइक माय वीडियोस एंड lectures. You might any kind of doubt, please write down in my comment sections. I will try to solve it. God bless you and best of luck.